हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। नया लेक्चर है ये इंडियन ग्रेन स्टोरेज सिस्टम। तो ये एग्रीकल्चर हम विज़न के विज़न आई एस से पढ़ रहे हैं। विज़न आई एस एंड इट इज़ 365 मेंस। तो ये एग्रीकल्चर वाला हम पार्ट कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर वाला ही पार्ट कंटिन्यू करेंगे इससे। लेट्स स्टार्ट विद द ग्रेनेज सिस्टम। तो इंडिया ग्रेन का जो स्टोरेज की बात यहाँ की जा रही है, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक इनॉग्रेट किया पायलट प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो पहले हमने PACS की बात किया था पिछले लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया है PACS के बारे में कि क्या है एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक है। तो ये सब क्रेडिट देने के लिए एक बैंक्स का कोऑपरेटिव बैंक से पार्ट ऑफ ए कोऑपरेटिव बैंक, और स्मॉल लेवल पे बहुत क्रेडिट देता है, ठीक। पर इनको और भी काम इनको डाइवर्सिफाई किया गया है, ठीक है। किसको? PACS को डाइवर्सिफाई भी किया है कि और, ठीक है, और काम कर सकें, ठीक है। सो इनका मल्टी फंक्शनल रोल किया गया है कि भाई इनका रोल जो है ज़्यादा बढ़ाया जाए, इनके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बढ़ाए जाएँ। थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन इज़ नीडेड, ठीक है, एट द रूरल लेवल थ्रू द PACS। अब यहाँ वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज प्लान कोऑपरेटिव सेक्टर में शुरू करने की बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। और अबाउट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है? पहला तो एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज फैसिलिटी हो PACS लेवल पे, अलॉन्ग विद द अदर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि वेयर हाउस होगा, कस्टम हायरिंग सेंटर हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स आप उधार पे लेंगे, रेंट पे लेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स कह रहे हैं, इक्विपमेंट्स लिए जाते हैं। वेरी सॉरी फॉर द वर्ड, इक्विपमेंट्स लिए जाएँ, इक्विपमेंट्स, ठीक है। देन प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगी, वेयर हाउस जाएँ, स्टोरेज होगा एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर्पज़ है एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद है बेनिफिट्स टू द PACS। क्या होगा PACS को इससे बेनिफिट? PACS को सब्सिडीज़ मिल सकती है, इंटरेस्ट सबवेंशन मिल सकता है, ठीक है। बेनिफिट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन, स्टोरेज एंड सेटिंग अप द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर PACS एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करेगा तो सब्सिडी मिल जाएगी, इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इनको भी तो पैसा वैसा मिल जाएगा, ठीक है। ये भी तो क्रेडिट देंगे तो पैसा लेंगे ना ऊपर से, तो इनको पैसा मिलने में आसानी हो जाएगी। फिर ग्रेन स्टोरेज सिस्टम, इनको कौन देता है पैसा? स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव ग्रुप्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। देन तो ये सारे जो हैं इनको PACS को जो पैसा मिलेगा वो PACS को इन चैनल्स के थ्रू मिलता है, ठीक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अब आइए यहाँ पे देखा जाए क्या अगला है कि ग्रेन स्टोरेज सिस्टम इन इंडिया। ग्रेन स्टोरेज सिस्टम इंडिया में क्या है, लेट्स से इट। थोड़ा प्ले स्पीड बढ़ा लीजिएगा, आप 1.75 कर लीजिएगा। थोड़ा प्रोसेस स्लो चल रहा है, मतलब मेरा धीरे धीरे, तो आप 1.75 कर लीजिए, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो ग्रेन स्टोरेज सिस्टम इंडिया में क्या है ये देखा जाए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो ग्रेन स्टोरेज सिस्टम इन इंडिया, तो स्टोरेज बाई स्मॉल फार्मर्स यहाँ लिखा है। तो 60 से 70% जो फूड ग्रेन है जो हाउस होल्ड लेवल पे बनता है उसको स्टोर किया जाता है। तो उसमें ट्रेडिशनल स्टोरेज टेक्निक यूज़ की जाती है, ठीक है, मोराई, मुद खोती। तो कुछ स्ट्रक्चर्स है, मोराई एंड मड खोती, मद खोती एंड मोराई। तो ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स है। इसमें क्या होता है, लॉस होने की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। गवर्नमेंट स्टोरेज क्या है, एजेंसीज FCI, वन ऑफ द मेन एजेंसी इज FCI। तो FCI इज द मेन स्टोरेज एजेंसी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन अगर स्टोर करवाना है तो मेन एजेंसी कौन सी है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है, तो जिसके लिए सेंट्रल वेयर हाउस रिसिप्ट्स मिलती है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। देन स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन इज़ देयर टू रेगुलेट द वेयर हाउसिंग ऑफ सर्टेन गुड्स इन द स्टेट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्राइवेट एजेंसीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है, थोड़ी सी और एफिशिएंसी आ जाएगी। तो FCI हायर्स स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम प्राइवेट ओनर्स। तो स्टोरेज कैपेसिटी अगर बढ़ानी है तो प्राइवेट ओनर्स को भी हायर कर सकता है FCI कि भैया थोड़ा सा प्राइवेट ओनर्स की हेल्प ले लेगा, FCI कि स्टोर करने में मदद करो, बस, और कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स थे, आइए देखा जाए। अदर इनिशिएटिव्स फॉर ऑगमेंटिंग ग्रेन स्टोरेज क्या है? फिर ये एक्ट बना हुआ था, वेयर हाउसिंग एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ये हमने पिछले बार पढ़ा है। तो वेयर हाउस रिसिप्ट दी जाएगी एंड ऑल दैट फॉर कमोडिटीज़ टू नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्ड वेयर हाउस। अब ये किसान उपज निधि है, एक डिजिटल गेटवे इनिशिएटिव ऑफ WDRA टू फैसिलिटेट फार्मर्स इन ऑब्टेनिंग पोस्ट हार्वेस्ट लोन फ्रॉम बैंक्स अगेंस्ट द स्टॉक। तो जो भी स्टॉक जमा किया है, स्टॉक मतलब यहाँ हो गया जो स्टोरेज है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का स्टोरेज, जो भी फार्मर ने स्टॉक जमा किया है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, अनाज वनाज है, ठीक है। तो ज़्यादातर अनाज कौन से होते हैं? देखिए, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाली बात है, तो अनाज अगर आपको दिखाया जाए कौन से अनाज स्टोर होते हैं ज़्यादातर, देखिए ये एक डायग्राम है, मे बी ये मैंने मेंशन नहीं किया था,
अच्छा ये देखिए, ये स्टोरेज कैपेसिटी, ये देखिए ये डायग्राम था, ये एक चार्ट है। तो स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएटेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए सेंट्रल वेयर हाउसिंग का भी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी है, देखिए स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है। तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज जो 2020-21 में देखिए किसका है, यहाँ 32 था FCI का, और ये हो गया 12.70 मीट्रिक मिलियन टन। तो क्या हुआ, ये डिक्रीज़ हुआ -19 पॉइंट। तो FCI का जो स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ा सा कम हुई। अब इस सेंट्रल वेयर हाउसिंग की थोड़ा सा बढ़ गई है, ठीक है। और किसकी इंक्रीज, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का भी जो है 43 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। देन कोऑपरेटिव सेक्टर के भी बढ़ा, देखिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रहा है, तो 18 मिलियन टन से 78 मिलियन टन। सो देयर इज ओवरऑल इज इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो स्टोरेज में भी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन अच्छा खासा रहा है, ठीक है। और जो फूड ग्रेन्स है इनका लेवल इंक्रीज हुआ, देखिए पेरिशेबल्स तो ख़राब हो जाते हैं, सब्जी अब्जियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो स्टोरेज ज़्यादातर ग्रेन्स, अनाज, ठीक है, और ये सब नॉन पेरिशेबल्स का ज़्यादा होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या देखना था, स्टोरेज, हाँ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, ये सब सारी चीज़ें हो गई। देन यहाँ देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन 2009। तो अब यहाँ पे की क्या है कि टू मिनिमाइज स्टोरेज एंड ट्रांजिट लॉस एंड इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो एक पॉलिसी आई थी नेशनल हैंडलिंग पॉलिसी, ये पॉलिसी आप देख लीजिए, नेशनल हैंडलिंग पॉलिसी ऑन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन, ये आप कोट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो एक नेशनल पॉलिसी ऑन हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किस लिए, ट्रांजिट लॉस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करो, स्टोरेज जो है स्टोरेज लॉस हो कम हो, और ट्रांजिट जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप। और ई किसान उपज निधि है एक, देखिए इस ई किसान उपज निधि याद कर लीजिएगा, ई किसान उपज निधि, दिस इज़ अ डिजिटल गेटवे फॉर WDRA, ताकि फार्मर्स को पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स मिल सके, ठीक है, अगेंस्ट देयर स्टॉक। भाई जो भी जमा किया इससे क्या लिक्विडिटी आएगी, ठीक है, लिक्विडिटी इंक्रीज़ होती है। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें लिक्विडिटी इंक्रीज़ होगी। देन ग्रामीण कौन सा योजना आई है, ये ग्रामीण भंडारण योजना है फॉर कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन एक्सपेंशन ऑफ गोडाउन, रूरल गोडाउन आपको इम्प्रूव करना है, तो ग्रामीण भंडारण योजना। देन द नेक्स्ट इज PM किसान संपदा योजना, स्टोरेज फैसिलिटी हो, पैकेजिंग यूनिट्स हो, ठीक है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, ये सारी किसान संपदा योजना है। स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज, स्पेशल पैकेजिंग एंड वेयर, तो उसको कोल्ड स्टोरेज में जल्दी ख़राब और नहीं होगा, एंड पैकेजिंग फैसिलिटी हो, ये सब चीज़ें। अब एक और देखिए स्कीम की बात यहाँ की गई है, क्या है यहाँ पे, इट्स स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम, सेफ्टी देखिए यहाँ पे डबल E आया है, तो सेफ्टी है, स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम है। तो ये क्या है, इट फीचर्स कन्वेयराइज लोडिंग एंड, अच्छा कन्वेयर पे लोड किया जाएगा, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट होती है, ऐसे बेल्ट, बेल्ट ऐसे ऐसे मूव करती है, ऐसे ऐसे मूव करके आएगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमोगी, आप देखे हो ना सीढ़ी उड़ी चढ़ते हो, तो ये कन्वेयर पे रखा जाएगा, तो ये भी चीज़ ऐसे ऐसे मूव कराएगी। तो अब कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया गया किसमें, स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम में, कन्वेयराइज लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द ग्रेन बैग्स, ठीक है, हैविंग RFID फॉर ट्रेसेबिलिटी एंड ऑनलाइन वेट एंड मॉइस्चर मेजरमेंट विद रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड रिमूवल। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करके इनका मॉइस्चर वेस्चर निकाला जाएगा, ऑनलाइन वेट और मॉइस्चर मेजरमेंट, भाई अनाज में कितना है, पानी है, ख़राब होने के चांसेस कितने, सब में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और ये सब टेक्निक्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्निक, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्निक में भी, तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा, ये सारी तो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाएगा कि कितना इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है। देन वी हैव चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द इंडियन फूड ग्रेन स्टोरेज। क्या है चैलेंजेस, आइए देखते हैं। तो पहला अनसाइंटिफिक स्टोरेज है, ऐसे ही आपने प्लिंथ से ढक दिया कपड़े वपड़े से, प्लास्टिक की एक प्लिंथ आता है, चादर आती है, उससे ढक दिया, क्या है कि भाई आप उसमें बारिश है, पानी वानी लग गया, फंगस लग गए और ख़राब होने के चांसेस है, चूहे हुए घुस जाते हैं अंदर, तो एक प्रॉपर स्टोरेज नहीं है। तो अनसाइंटिफिक स्टोरेज, अराउंड 80% हैंडलिंग ऑफ वेयर हाउसिंग आर नॉट मैकेनाइज, तो 80% हैंडलिंग मैकेनाइज नहीं है, मशीनरी और इक्विपमेंट्स का कम यूज़ होता है। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, तभी तो प्राइवेट सेक्टर के पास जा रहे हैं भाई FCI का देखा था आपने कि स्टोरेज कैपेसिटी अभी हमने चार्ट में देखा था कि डिक्रीज़ हो गई है, तो लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी तो है ही है, ये वन ऑफ द प्रॉब्लम तो है ही है, ठीक। और फिर सरप्लस बफर स्टॉक थोड़ा सा बढ़ जाता है, FCI हैज़ बीन कैरिंग बफर स्टॉक वे इन एक्सेस ऑफ बफर स्टॉक नॉर्म, जितना कहा गया है स्टोर करने के लिए उससे ज़्यादा FCI स्टोर कर ले रहा है, ठीक। अब सब्सिडी भी देनी पड़ती है FCI, तो कई बार बर्डन भी है, लाख करोड़ में जो है, कई लैक्स में जो है इसके ऊपर जो है बर्डन है सब्सिडी का, लैक्स नहीं लैक्स करोड़ है में। देन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की अगर बात की जाए,
तो ट्रेडिशनल स्टोरेज प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस डू नॉट गारंटी प्रोटेक्शन। तो अगर आप पुराने तरीके से आप स्टोर कर रहे हो, वही है प्लिंथ लिंथ कपड़ा वपड़ा यूज़ करके, तो आप पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बच नहीं सकते। कैसे आप पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बच जाओगे? ठीक है, यू कांट बी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से आप बच नहीं सकते। एंड बिकॉज यू हैव ए ट्रेडिशनल स्टोरेज प्रैक्टिस, मॉडर्न टेक्निक नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो एक प्रिकॉशन ज़्यादा नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है। फिर वेयर हाउस में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं लोग ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट लैंड, प्री कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस लाइक मल्टीपल रेगुलेटरी लाइसेंसेज। तो देयर इज़ अ लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन वेयर हाउसिंग। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम है, हालांकि अभी भी रिलाई किया जा रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करे, क्योंकि कैपेसिटी कम है और स्टॉक एफसीआई के पास ज़्यादा है। अब वे फॉरवर्ड किया कैसे स्टोरेज में, तो देखिए यहाँ कमेटी का गठन हुआ था। ये सब कमेटी का नाम याद रखिएगा, रिकमेंडेशन ऑफ शांता कुमार कमेटी। इन्होंने कहा साइंटिफिक स्टोरेज की बात की है और फ्लेक्सिबिलिटीज़ टू एफसीआई टू ऑपरेट इन ओपन मार्केट सेल स्कीम। ठीक है, तो फूड ग्रेन वेन बेचा जाता है एफसीआई एपीएमसी के थ्रू एंड ऑल दैट। फिर एफसीआई का भी यहाँ रोल है, एफसीआई प्रोक्योर करता है, तो ओपन मार्केट, तो एफसीआई को भी क्या है, एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। फिर डीएस यूडीएस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एफसीआई। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो फूड ग्रेन ले लेता है भाई, ये तो सेंट्रल वाला एजेंसी हो गया। तो ऑपरेट इन ओपन मार्केट सेल स्कीम में, ठीक है, बेच सके। ठीक, एंड एक्सपोर्ट मार्केट इज़ ऑल्सो नीडेड, तो भाई बाहर एक्सपोर्ट करे और ओपन मार्केट स्कीम में बेच सके ये एफसीआई, तो इनको थोड़ा सा ढील दिए जाए, थोड़ा ईज़ कर दिया जाए इनके लिए। अब देखिए यहाँ पे एक कमेटी आई थी, अशोक दलवाई कमेटी, इसने भी क्या कहा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टोरेज। भाई ठीक है, प्लानिंग फॉर स्टोरेज नीड्स टू बी बेस्ड ऑन यूनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लोकल टू ईच डिस्ट्रिक्ट। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है, आप पंचायती राज भी पढ़ लो कहीं भी, डिसेंट्रलाइज मतलब एक सेंटर में कुछ ही हाथों में पावर न रहे। इसी तरह स्टोरेज, आप ग्रेन स्टोर कर रहे हो, जो भी अधिकार है और ये सब, तो एक सेंट्रल लेवल पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, फिर लोकल लेवल पे हो, तहसील लेवल पे हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो डिसेंट्रलाइज करना, सेंटर से अलग। तो आप देखिए सेंटर से अलग मतलब सेंटर से नीचे और भी चीज़ें फैले डिस्ट्रीब्यूट हो। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लोकल टू ईच डिस्ट्रिक्ट, तो प्लानिंग जो स्टोरेज होगा ये लोकल टू ईच डिस्ट्रिक्ट। एक एग्रीगेशन यूनिट बनाया जाए, ठीक है, विलेज लेवल पे काम हो, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन विलेज लेवल पे। मॉडर्न पैक हाउस एंड पूलिंग पॉइंट, या ग्राम सभा लेवल पे आप बना दो एटलीस्ट, या ग्राम सभा लेवल पे जहाँ ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं। ठीक है, तो हर एक विलेज नहीं तो ग्रुप ऑफ विलेज पे ही ये सब फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस कर दी जाए, तब भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो फूड ग्रेन प्रोक्योर कर रहा है, एफसीआई के पास स्टोरेज ज़्यादा है, फिर एफसीआई उसको बेच सके, उसमें थोड़ा सा ढिलाई दी जाए। ये शांता कुमार की थी, ठीक है, ढिलाई विलाई देने एफसीआई को थोड़ा। अशोक दलवाई की थी डिसेंट्रलाइजेशन और पैकेजिंग यूनिट्स बनाए जाए स्टेट लेवल, कहाँ, लोकल लेवल पे। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ओल्ड कन्वेंशनल स्टोरेज कैन बी कन्वर्टेड टू साइलोज विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो प्लिंथ की जगह साइलोज है, प्लिंथ एक कागज़ उगज़ रख दिया, ठीक है, कागज़ सॉरी प्लास्टिक, देखिए प्लिंथ आपको दिखा देते हैं कैसा प्लिंथ स्टोरेज होता है। कपड़ा वपड़ा ढक देते हैं, बस ये हो गया। अब देखो कपड़ा, इसमें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस तरह से अनाज उनाज रख दिए, कितना प्रोन है, आप देखो कोई भी डिजीज़ लग जाए, फंगस लग जाए, कुछ भी लग जाए, सो रहे हैं। ठीक है, प्लिंथ स्टोरेज टू साइलॉस। अब देखो साइलॉस स्टोरेज कैसा है, ये तो प्लिंथ है। साइलॉस यूज़ किया गया, ये देखिए साइलॉस स्टोरेज, इस तरह से स्टोरेज बने हुए हैं सेंटर, ये साइलॉस में भी ये है ग्रेन स्टोरेज साइलॉस, ये बना हुआ माई साइलॉस। तो ये वाली ये सब स्टोरेज ऐसे किया जाए, ठीक है, ग्रेन वेन का, न कि खुली प्लिंथ लिंथ कवर में किया जाए, बस यही है। तो किसकी कमेटी ने कहा है, ये शांता कुमार कमेटी में। दलवाई जी की कमेटी क्या कहती है, लॉजिस्टिक सिस्टम इंटीग्रेटेड टू प्रमोट इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक सिस्टम स्टोरेज और ट्रांसफ़र। तो लॉजिस्टिक भी पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं भाई, यहाँ ग्रेन स्टोरेज हो रहा है, ठीक है, ये फार्मर से प्रोक्योर हो रहा है, फिर ये भी कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, ये है पूरा सिस्टम, ये डेस्टिनेशन है, ये रोड नेटवर्क है, रोड और रेलवे नेटवर्क है, रोड नेटवर्क या कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये पूरा जो सिस्टम हो गया लॉजिस्टिक्स में आ जाएगा। ठीक, बस ये ठीक है, इतना आप याद रखिए। ठीक, लॉजिस्टिक रट्टा मार लीजिए, नहीं तो लॉजिस्टिक यही है, स्टोरेज करना, फिर उसका भाई एक जगह पे आप स्टोर कर रहे हो, रख रहे हो, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना। तो ये सारा हमने देख लिया इस ग्रेन स्टोरेज से। अच्छा, फर्टिलाइज़र सेक्टर थोड़ा सा देखते हैं, फर्टिलाइज़र एट अ ग्लांस। ठीक है, फर्टिलाइज़र सेक्टर देख लिया जाए। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर के बारे में देखा जाए यहाँ पे, फर्टिलाइज़र सेक्टर एट अ ग्लांस।
तो स्टोरेज ऑफ फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया, तो स्टेटस ऑफ फर्टिलाइजर सेक्टर क्या है इंडिया में? तो इंडिया एक थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फर्टिलाइजर का। कितना है? थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हो गया चाइना के बाद। तो भैया आपने थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूस तो कर रहे हो, पर आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे? आप तो कंज्यूम ही ज़्यादा कर रहा है इंसान। तो वी हैव द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो यूरिया इज़ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड एंड द मोस्ट कंज्यूम्ड एंड मोस्टली इम्पोर्टेड। तो 52% देखो, प्रोड्यूस भी 86% हो रही है, 74% आप इसको कंज्यूम कर रहे हो, और 52% इम्पोर्ट भी हो रहा है। ठीक है, बनाने के बाद भी कमी हो जा रही है क्योंकि यूज़ ज़्यादा है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का पार्ट बनाती है हमारी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ठीक है, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें एक फर्टिलाइज़र है। इंडियन फर्टिलाइज़र मार्केट इस तो CAGR जो ग्रोथ रेट है इसका वो 11.9% है 2022 से 27, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो प्रेडिक्शन किया गया। अब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट तो देख लीजिए क्या है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है इज़ द रेट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टमेंट वुड नीड टू हैव एवरी ईयर इन ऑर्डर टू ग्रो फ्रॉम इट्स बिगिनिंग बैलेंस। तो भाई आपने शुरू में कुछ पैसा वैसा लगाया, आपका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है, प्रॉफिट आपका डिक्रीज़ कर गया, तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको दोबारा यही पैसा लगाना है। ठीक, तो अगर आपको क्या करना है, दोबारा यही पैसा लगाना है, तो योर इन्वेस्टमेंट, तो आप कितना आपका प्रॉफिट हो ताकि आप दोबारा वो प्रॉफिट लगा सको, दो भी प्रॉफिट का पैसा लगा सको और फिर अपना बिजनेस आगे बढ़ा सको। तो द रेट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टमेंट वुड नीड, कितना रिटर्न चाहिए एवरी ईयर इन ऑर्डर टू ग्रो फ्रॉम इट्स बिगिनिंग बैलेंस टू इट्स एंडिंग बैलेंस। भाई आप एक एंडिंग बैलेंस, बिगिनिंग बैलेंस आपका कितना था, एंडिंग बैलेंस आपका कम हो गया, तो आप कैसे ग्रो करोगे? तो एक कितना इंटरेस्ट चाहिए, कितना रिटर्न होना चाहिए, मुनाफा होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप आगे ग्रो कर सको ओवर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम की बात है। एंड CAGR assumes that any profit were reinvested at the end of each period of the investment lifespan। तो CAGR क्या assume करता है? that any profits were reinvested at the end of each period of the investment plan। तो ये CAGR, तो CAGR 8 से या 9% ठीक माना जाता है। तो ये देखिए 11.9% है, तो थोड़ा ग्रोथ तो है, जो ग्रोथ रेट है 11.9%, ठीक, फॉर 2022 to 27 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देन हाँ, इट मेजर्स क्या है? इट मेजर्स स्मूथ रेट ऑफ रिटर्न। किसकी बात की जाए? CAGR की। व्हाट इट विल मेजर, देखिए कैलकुलेटिव है, थोड़ा मैथमेटिकल होता है CAGR, तो समझाने के लिए आसान भाषा में यही है कि इट मेजर्स स्मूथ रेट ऑफ रिटर्न। तो 11.9% का CAGR फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का निकाला जाता है। देन की कंसर्न्स विद द फर्टिलाइजर यूज़ के बारे में बात किया जाए। की कंसर्न क्या है? की कंसर्न देखो ये है कि सॉइल डिग्रेडेशन, डैमेज टू प्लांट और एग्जिट टॉक्सिसिटी। अब ये केमिकल यूज़ हुआ है, यूरिया है, ये सब है, तमाम चीज़ें, तो टॉक्सिसिटी बढ़ती है, ठीक है, और फिर क्या है, सॉइल डिग्रेड हो जाता है, सॉइल ख़राब हो जाएगा, डैमेज टू प्लांट्स को डैमेज और टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। दूसरा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है, यूट्रोफिकेशन, पानी वानी, अब भाई बाढ़ आई है यहाँ, ठीक है, खेत है, ये खेत हो गया आपका, ये फार्म हो गया, बाढ़ आई, पानी वानी बह रहा है, दिस इज़ फ्लड। अभी जा करके ये रिवर है, इस रिवर में पानी वानी चला गया, तो इसमें क्या आ गया, सारा यूरिया और फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट इसमें आ गया, ये सब बह के यहीं इसी रिवर में सब बह के आ गया, ठीक है। अब जब इसी रिवर से बह के आ गया तो क्या हुआ, यूट्रोफिकेशन होगा, न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ जाएगा, न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ेगा, ठीक है, कहाँ पे न्यूट्रिएंट कंटेंट कहाँ बढ़ेगा? किसी भी रिवर में, पॉन्ड में, लेक में। इससे क्या होगा, एल्गल ब्लूम, ग्रीन हाउस गैस, फिर एल्गल ब्लूम हो जाएगा, ये सब चीज़ें। और ग्रीन हाउस गैस देखिए, ये तो इससे रिलेटेड है, एल्गल ब्लूम वाला। देन और इसकी क्या क्या प्रॉब्लम है, आप प्ले स्पीड थोड़ा तेज़ कर लीजिए। ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा, ठीक, तो हार्मफुल इफेक्ट क्या है ह्यूमन हेल्थ पे, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, कैंसर, इसके सारी चीज़ें। हाई फिजिकल बर्डन भी है, सब्सिडाइज बहुत फर्टिलाइज 0.5% ऑफ द GDP, तो सब्सिडाइज्ड है, हाईली इट इज़ सब्सिडाइज्ड। गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है, ठीक है, गवर्नमेंट पैसा लगाएगी, प्राइस देगी, सब्सिडी देगी, तो फर्टिलाइज़र की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, फर्टिलाइज़र कॉस्ट गिर जाएगा, ठीक है, तो यूज़ बहुत होगा, पब्लिक यूज़ बहुत करेगी फिर इसको, ठीक, तो वही सब्सिडाइज्ड, इट इज़ हाईली सब्सिडाइज्ड। ये एक प्रॉब्लम आ गई। फिर इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, मतलब इतना दिया जाता है, डिमांड ज़्यादा है कि प्रेजेंट 85% बन रहा है, फिर भी इसकी नीड पूरी नहीं हो रही है, तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी क्या है यहाँ पे भाई साहब, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है फर्टिलाइज मटेरियल की, ये चीज़ कही गई यहाँ पे। कुछ देखिए गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, क्या क्या हैं। पहला देखिए, PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमलिरिएशन ऑफ मदर अर्थ, PM प्रणाम, टू इंसेंटिवाइज स्टेट टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर और बैलेंस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर।
तो एक अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाए या बैलेंस यूज़ किया जाए केमिकल फर्टिलाइज़र का, तो पीएम प्रणाम स्कीम। थोड़ा सा ये अलग से देखते हैं ये क्या प्रोग्राम है। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट इंडिकेट्स अ नेसेसरी शिफ्ट टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विच रिकग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल हेल्थ। तो सॉइल हेल्थ को कंसिडर किया जाए प्रणाम स्कीम में कि सॉइल हेल्थ ख़राब ना हो और लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी रहे कंट्री की, ठीक है, शॉर्ट टर्म ना रहे। और जो पीएम प्रणाम है इट स्पेसिफिकली फोकस ऑन एड्रेसिंग द इंक्रीजिंग वरीज रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ करें इसकी वरीज को एड्रेस करने के लिए, ठीक है, कि भाई हम कम यूज़ किया जाए, इतना ज़्यादा इसका ना यूज़ हो। की कंपोनेंट क्या है, रिवॉर्ड सिस्टम दिया जाएगा। स्टेट दैट डेमोन्स्ट्रेट रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। विल रिसीव अ पोर्शन ऑफ सेफ सब्सिडी। सेफ सब्सिडी का पोर्शन वो स्टेट यूज़ करेगा जिसने क्या है रिलायंस केमिकल फर्टिलाइज़र पे डिक्रीज़ किया है जिस स्टेट ने। अब इसमें और भी क्या चीज़ें हैं, प्रमोट होगा बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, वैरायटी ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाएगा ताकि सॉइल हेल्थ यूज़ हो सके, ठीक है। ऑफरिंग इंसेंटिव दिया जाएगा बायो फर्टिलाइज़र एंड ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स एडिशन टू केमिकल फर्टिलाइज़र, ठीक। तो इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव। भाई ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव यूज़ करो, नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करो, बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करो। इंपोर्ट पे रिलायंस इससे कम होगा, ठीक है। इनकरेज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन इम्पोर्ट एंड माइग्रेट मिटिगेट प्राइस फ्लक्चुएशन। तो प्राइस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए और रिलायंस जो है इंपोर्ट पे कम हो, ज़्यादातर इंपोर्ट ना करना पड़े, बाहर से मंगाना ना पड़े, ठीक है, इससे। और प्रमोट करें इंडिजिनस इंडस्ट्रीज इन फर्टिलाइज़र और ऑल्सो टू हैव अ बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है। मेनली आगे मेन इसी का है। इनकरेज रीजनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रिंसिपल, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं, माइक्रो इरिगेशन, क्रॉप रोटेशन, ये देखिए। तो रिड्यूस द लॉन्ग टर्म कॉस्ट को रिड्यूस करना इसका काम है। देखिए, रिड्यूसिंग द केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन बाय प्रमोटिंग अल्टरनेटिव एंड फ्रीइंग अप रिसोर्स फॉर अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो अब ये देखिए केमिकल फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी जा रही है, तो इसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है, और अल्टरनेटिव निकाला जाए, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर का एंड ऑल दैट, एंड फ्रीइंग अप द रिसोर्स जो भी है तो कहीं और लग जाए। तो इसमें पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा है सरकार का। देखिए कुछ गाइडलाइंस थी मार्केट डेवलपमेंट रेजिस्टेंस की फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होते हैं, देखिए, दीज आर डिकम्पोज डेरिवेटिव्स, और कम कर दूँ, अब प्लांट्स और एनिमल रिसोर्स की डिकम्पोज डेरिवेटिव हैं सच एज एग्रीकल्चरल वेस्ट, कैटल डंग, पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स होती हैं, डोमेस्टिक सीवेज आ गया। अब उसी में डेरिवेटिव ऑफ प्लांट, पेड़ पौधा है, जानवर का, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, सब मिला उला दिए तो बन गया फर्टिलाइज़र। और ये सॉइल टेक्सचर बढ़ाएगा, कार्बन कंटेंट सॉइल की बढ़ाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होगी सॉइल की, तो प्लांट पौधे की ग्रोथ होगी। बैक्टीरियल फंगल एक्टिविटी सॉइल के अंदर जो होगी, जो विच विल बी हेल्पफुल फॉर द प्लांट। इंक्रीज यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है, विल हेल्प बैलेंस यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक्सेस केमिकल फर्टिलाइजर का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, एक बैलेंस यूज ऑफ न्यूट्रिएंट होगा इसमें, ठीक है। अब ये देखिए FOM है, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, फिर ये LFOM है, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, ये सारी चीज़ें हैं, बायोगैस हैं, ठीक है। अब गोवर्धन इनिशिएटिव भी इसी लिया है, ठीक, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, हैव अप्रूव्ड द मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ, ये सब सारी चीज़ों के प्रमोशन के लिए गोवर्धन स्कीम का इनिशिएटिव है। किसके लिए, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ हो, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ हो। तो देखिए कुछ डिटेल चीज़ें थी, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है तो बस यही चीज़ है कि अल्टरनेटिव निकाला जाए इस स्कीम का। देखिए ज़्यादा डिटेल नहीं, तो प्रणाम स्कीम इसीलिए एक अल्टरनेटिव है, सॉइल हेल्थ क्वालिटी चेक करना एंड ऑल दैट। देन मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर प्रमोशन, तो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम है किसके लिए, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रमोट किया जाए, ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट में असिस्ट किया जाए, ठीक ठीक है, मार्केट प्रमोट हो, ठीक, फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो गोवर्धन प्लांट यूज़ करके, ठीक, तो जिसमें बायोगैस है हमने पढ़ा है, ठीक है, कौन कौन से अभी नीचे दिखा है ना, दैट इज़ फॉर मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस में, देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ BGN CBG पोर्टल विद गोवर्धन है। देन वी हैव मार्केटिंग, देखिए स्ट्रेटेजी क्या क्या है, दिखाते एक मिनट आपको। मैन्युफैक्चरर यूनिट्स हो गई, दे विल बी रजिस्टर्ड विद गोवर्धन पोर्टल, ठीक है, और एंड दे विल हैव द ऑप्शन टू मार्केट FOM LFOM PROM जो हमने पीछे देखा अभी। थ्रू फर्टिलाइजर मार्केटिंग कंपनीज इन पैकेट फॉर्म, दे कैन मार्केट देमसेल्फ आइदर इन पैकेट फॉर्म और इन बल्क, ठीक है। फिर पैकेज मटेरियल का क्या होगा, FOM LFOM ये सब दे विल बी पैक्ड बाय द फर्टिलाइजर कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक और बाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, फिर इनका बल्क सेल होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ LFOM FOM बल्क लूज। तो ये सब सारी चीज़ें हैं।
देन क्वालिटी एश्योरेंस, पैक सेल, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसी में। तो PACS प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ होंगी, मे बी इंगेज्ड एज एग्रीगेटर बाई फर्टिलाइजर मार्केटिंग कंपनी वेरेवर फिजिबल। तो PACS का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं ताकि ये बाटें, ठीक है। देन तो ये मार्केट डेवलपमेंट स्कीम यही है, ठीक है, असिस्टेंस स्कीम फॉर प्रमोट करना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को, ठीक है। गोवर्धन स्कीम भी आई थी इसके लिए। तो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम है अंडर प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना, ठीक है, PMBJP, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के अंडर वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। फिर नैनो यूरिया प्लांट बनाया जाएगा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। कौन सा प्लांट? नैनो यूरिया प्लांट, ठीक, फॉर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए नैनो यूरिया। फिर फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड है टू स्टॉप डाइवर्जन एंड ब्लैक मार्केटिंग कम किया जाए, उसके लिए फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड बनाया जाएगा कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ठीक है। दाम वहाँ बढ़ जाता है इसीलिए ब्लैक मार्केटिंग से स्टोरेज कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम एप्लीकेबल टू 22 फर्टिलाइजर्स अदर देन यूरिया। तो एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है, ठीक है। किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स उस हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी, ज़्यादा है क्या रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से सब्सिडी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाए। दैट्स द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। अब जैसे आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें, नैनो यूरिया हो गया, ठीक है, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। आइए अच्छा एक बार वन नेशन वन फर्टिलाइज़र दिखा दिया जाए क्या है। मैंने कॉपी पेस्ट नहीं करके रखा है, कोई बात नहीं, इससे दिखा देता हूँ। कुछ नहीं, वन स्कीम जिसको प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना है बाय गवर्नमेंट टू स्ट्रीमलाइन स्टैंडर्डाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर अक्रॉस नेशन, ठीक है। आइए PIB की साइट पे कुछ देखते हैं, मिल जाए। देखिए उर्वरक योजना स्टार्ट की गई है प्रधानमंत्री की समृद्धि केंद्र एंड ऑल दैट। चलिए आपको इतना तो समझ में आ गया है कि फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू स्ट्रीमलाइन एंड स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर अक्रॉस द कंट्री। एक बार आपको दृष्टि है इसका दिखा दें, अच्छा मैटर होता है कभी। तो ये वन OF कंपनीज, तो इसमें क्या है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर में कंपनीज आर अलाउड टू डिस्प्ले देयर नेम, ब्रांड लोगो एंड अदर रिलेवेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली 1/3 स्पेस ऑफ देयर बाय। ये सब सारी चीज़ें थी। द सिंगल ब्रांड नेम ऑफ यूरिया, DAP, म्यूरिएट ऑफ पोटैश एंड NPK जो है वुड भी भारत यूरिया, भारत DAP, तो नाम बदल दिया गया। देखिए भारत यूरिया कर दिया गया, भारत DAP, भारत MOP एंड ऑल दैट। ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए। कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ये डिसइंसेंटिवाइज करा फर्टिलाइजर कंपनीज को फॉर अंडरटेकिंग मार्केटिंग एंड ब्रांड प्रमोशन, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। अफोर्डेबिलिटी प्राइस होगा और हाई क्वालिटी भारत ब्रांड फर्टिलाइजर विल मेड अवेलेबल ऑफ फार्मर थ्रू वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम और इट विल क्लियर अप द कन्फ्यूजन अमंग द फार्मर्स, इट विल रिड्यूस हेल्प इन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगा एंड ऑल दैट। हाँ, इट विल रिड्यूस द मैन्युफैक्चरर्स मेयर एज इम्पोर्टर्स और कंट्रैक्टर्स ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, वही मेनली टू प्रमोट द उसका दाम कम हो, एफिशिएंटली अवेलेबल हो, विच इज़ रिक्वायर्ड बाई द फार्मर्स। दैट इज़ वन नेशन वन फर्टिलाइजर। देन यूरिया, नैनो यूरिया को प्लांट्स को बूस्ट प्रोडक्टिविटी, फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड एंड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। आइए एक बार और देख लेते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। प्लीज़ स्पीड थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा, देखिए हर चीज़ नहीं मैं कवर कर पाया इसमें, तो आई हैव टू सर्च इट। आइए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या दृष्टि है, ऐसे देख लेते हैं। अंडर NBS स्कीम क्या है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को सब्सिडाइज इस पे और बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट्स जैसे NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड ऑल दैट। फर्टिलाइजर्स विच आर फोर्टिफाइड विद सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो भी और भी सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट, अगर मोलिबेंडम और जिंक ये सब डाला गया तो उसमें एडिशनल सब्सिडी मिल जाएगी। तो वही क्या, जितना न्यूट्रिएंट्स है जिस हिसाब से उस पर सब्सिडी ऑन PNK फर्टिलाइजर पे अनाउंस बाय द गवर्नमेंट फॉर ईच पर kg बेसिस पे अनाउंस होगा एंड ऑल दैट। तो इट इज़ इससे क्या होगा, NPK रेशियो देखिए कितना 4:2:1 होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि फर्टिलाइज़र की एक ऑप्टिमम बैलेंस है 4:2:1। तो ये क्या करेगा, सॉइल हेल्थ इंप्रूव करेगा,
इससे क्या होगा, सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी तो पौधे और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा होगा, तो फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। जब क्रॉप यील्ड बढ़ जाएगा, आप फर्टिलाइज़र प्रॉपर यूज़ कर रहे हो तो फार्मर की इनकम भी बढ़ जाएगी। तो अब गवर्नमेंट चाहता है कि रैशनल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हो एंड ऑल दैट, बहुत ज़्यादा भी ना डाल दिया जाए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हैं। और डैप देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिडाइज पीएके विल इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ डैप, ठीक है, डायमोनियम फॉस्फेट एंड अदर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स। इसे फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ दिखा जाए, नैनो यूरिया। नैनो यूरिया का देखिए यूज़ क्या है, एज अ फोलियो एनहांस क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है एंड ऑल दैट। नैनो यूरिया प्लांट, लिक्विड नैनो यूरिया, ये देखिए दृष्टि में सब कवर हुआ है। तो क्या, इट इज़ इंडिजिनस यूरिया, और पहले इफ़को ने इंट्रोड्यूस किया था। क्या, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इफ़को जो है, इफ़को के बारे में दिया, इंडियन कोऑपरेटिव एंड ऑल दैट। फार्मर्स को ये सब फर्टिलाइजर देगा। तो ये 1961 में देखिए इफ़को बना था, 1967 में, विद जस्ट 57 कोऑपरेटिव्स टुडे। इज एन अमलगमेशन ऑफ 36,000 इंडियन कोऑपरेटिव हैं। ये इट एनेबल्स द इंडियन फार्मर टू प्रॉस्पर थ्रू टाइमली सप्लाई ऑफ रिलायबल हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड सर्विसेज देगा, ठीक है। देखिए नैनो यूरिया क्या, इट इज़ ए यूरिया इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, 10⁻⁹। तो नैनो का क्या हो गया मतलब, आप लोग तो अगर साइंस वाले स्टूडेंट हो गए, 10⁻⁹ ही में भी नैनो है, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, मे बी यही होगा, ये नैनोमीटर हो गया, ठीक, 10⁻⁹। और टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स एज एन अल्टरनेटिव, तो कन्वेंशनल यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजन जो प्रोवाइड किया जाए तो अल्टरनेटिव फॉर्म है। यूरिया इज केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, वाइट इन कलर, जो कि नाइट्रोजन आर्टिफिशियली प्रोवाइड करता है। और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कलोल गुजरात में डेवलप हुआ है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात में, ठीक। तो ये चीज़ आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। देन इट हैज़ बीन इंजेसली डेवलप्ड एट कलोल गुजरात एंड इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है इसलिए नैनो यूरिया बनाना पड़ा है ताकि हमारा इंपोर्ट रिड्यूस हो सके। प्लांट, तो इट हैज़ बीन फाउंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फॉर प्लांट न्यूट्रिशन, ये सब प्लांट न्यूट्रिशन के लिए अच्छा है, और इम्प्रूव्स इन्वायरमेंट एंड ऑल दैट, और फूड सिक्योरिटी इंक्रीज़ करेगा। इट विल रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, इम्पोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी थोड़ा कम होगी। तो यहाँ पे इट इज़ हाईली इफिशियंस दिखेगा गया, वाइल कन्वेंशनल यूज़ ऑफ यूरिया हैज़ एन एफिशिएंसी अबाउट 25%। अगर आप लिक्विड नैनो यूरिया यूज़ करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 85 to 90% हो जाएगी। और कन्वेंशनल यूरिया फेल्स टू हैव द डिजायर्ड इम्पैक्ट ऑन क्रॉप, ठीक है, तो कन्वेंशनल यूरिया तो फेल कर जाता है। देन टारगेटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक क्रॉप्स को, तो लिक्विड नैनो यूरिया स्प्रेड डायरेक्टली ऑन द लीव्स एंड गेट्स अब्जॉर्ब बाय प्लांट, तो डायरेक्टली स्प्रे किया और प्लांट अब्जॉर्ब कर लिया, तो टारगेटेड डिलीवरी हो जाती। तो फर्टिलाइजर्स इन नैनो फॉर्म प्रोवाइड टारगेटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक। दे आर अब्जॉर्ब बाय स्टोमेटा ऑफ पोर्स फ्रॉम द एपिडर्मिस, तो सरफेस से ही नैनो यूरिया जो है मिट्टी में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ है, आप प्लांट पेड़ पौधे के ऊपर डाल दिए तब भी हो जाएगा। एंड इट इज़ इकोनॉमिकल, तो एक बॉटल ऑफ नैनो यूरिया कैन इफेक्टली रिप्लेस एटलीस्ट 1 बैग ऑफ यूरिया। तो एक तो इकोनॉमिकल है, कम यूज़ हो रहा है, ठीक है, अब डायरेक्टली प्लांट पौधे से सब आपका एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो नैनो यूरिया यहाँ पे यही है। आई शुड हैव नोटेड डाउन ईयर बट आई कुडंट। सो नैनो यूरिया का इस्तेमाल आपने देख लिया कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। देन फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड है, चेक करने के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, तो भाई जिस तरह से न्यूट्रिएंट है उसी तरह से सब्सिडी होगी। आपने देखा था कोबाल्ट और मोलिबेंडम अगर एक्स्ट्रा डाल दिया तो सब्सिडी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और इफेक्ट करेगा सॉइल हेल्थ को, पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, आइए वे फॉरवर्ड देख लें। भाई आप नैनो यूरिया ये सब करके इंप्रूव करो फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी। भाई फर्टिलाइज़र कम यूज़ करो, कम फर्टिलाइज़र हो पर उसका आउटपुट ज़्यादा हो, तो आउटपुट फर्टिलाइज़र का ज़्यादा हो और यूज़ कम हो यहाँ पे, तो फर्टिलाइज़र का आउटपुट ज़्यादा है। तो नीड बेस्ड यूज, भाई जितनी ज़रूरत है उतना डाला जाए। लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाए फर्टिलाइज़र में, टू डिक्रीज इंपोर्ट पर रिलायंस कम हो, और यूज़ ऑफ बायो एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ हो, इंसेंटिवाइज, तो बायो फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के यूज़ और फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जाए टू स्विच टुवर्ड द यूज़, तो बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाए फार्मर्स के द्वारा, तो और इनको इंसेंटिवाइज किया जाए, ठीक है। द यूज़ ऑफ नैनो, दिस इज नैनो यूरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, कैसे आपको डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जा रहा है प्लांट पौधे पे डालने से। देन प्रोवाइड एक्सेस अफोर्डेबल सॉइल हेल्थ टेस्टिंग फैसिलिटी दी जाए रैशनल फर्टिलाइज़र यूज़ को, तो भैया जिस तरह की मिट्टी है, टाइप ऑफ सॉइल क्या है, कंटेंट क्या है, सॉइल की हेल्थ क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड है ना, उसी हिसाब से यहाँ पे इसको फर्टिलाइज़र दिया जाए, ठीक है, कितनी नीडेड है, ज़्यादा तो नहीं देना है, कम तो नहीं देना है, ऑल दैट। एग्रीकल्चर वाले लड़के अगर बच्चे होंगे दे कैन कमेंट ऑन इट, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो क्या है इफ आई एम रॉन्ग। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफिशिएंट फर्टिलाइज़र डिलीवरी सिस्टम को सच एज नैनो यूरिया, तो नैनो यूरिया का यूज़ करो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो कैसे एक एफिशिएंट फर्टिलाइज़र बनाया जाए, ठीक है, एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसका अगर आप एक फर्टिलाइज़र डेवलप करो विच इज़ मोर एफिशिएंट, तो फर्टिलाइज़र ऐसा विट विल बी मोर एफिशिएंट, एक एफिशिएंट फर्टिलाइज़र हो, ठीक है, इसका
भाई इम्पैक्ट ज़्यादा हो, आउटपुट इससे एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज़ हो, एग्रीकल्चरल आउटपुट जो हो जाए इससे इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। लेसर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, लेसर निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम पड़े, ठीक है। सॉइल हेल्थ मेंटेन रहे, इसकी सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो, प्लांट, ठीक है, प्लांट फेवरेबल हो, ठीक है, प्लांट फेवरेबल ग्रोथ हो, प्लांट की फेवरेबल ग्रोथ और प्लांट फेवरेबल हो थोड़ा, ठीक, और प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू करे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल, लेसर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो, आउटपुट अच्छा हो और ये एफिशिएंट हो और थोड़ा चीप हो, लेसर प्राइस, अवेलेबल एट लेसर प्राइस, ताकि जो है फार्मर्स अफोर्ड कर सकें, दैट अफोर्डेबल टू फार्मर्स, ठीक है। तो हमने देख लिया नैनो यूरिया का, जैसे नैनो यूरिया है, नैनो यूरिया क्या है, नाइट्रोजन कंटेंट है इसमें, नाइट्रोजन, ठीक है। अभी नाइट्रोजन कंटेंट हो गया, अब ये पौधा है, ठीक है, ये पत्ती वत्ती लगी, अब इस पर आपने छिड़क दिया ले आकर के, या आपने छिड़क दिया नैनो यूरिया ले आके आपने छिड़क दिया, तो इसकी ये पत्ती जो है, पत्ती, ठीक है, ये देखो वेन्स है इसके, इसमें स्टोमेटा होता है, पोर्स होते हैं, पोर्स, इसको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा खुलता है, ये देखिए ये स्टोमेटा है, ठीक है। एक मिनट डायग्राम बना दो स्टोमेटा का, ये देखिए ये ऐसा डायग्राम है स्टोमेटा का, दिस इज़ द पोर, ठीक है। अब ये ओपन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक। तो इससे पोर्स में देखिए वाटर है, वाटर निकलेगा बाहर की तरफ, ये ऑक्सीजन आएगा, तो इवेपोरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन जो प्लांट का होता है इसी पोर्स के थ्रू होता है, ठीक। तो अब ये जो है पोर्स के थ्रू ही घुस जाएगा, वेंस के थ्रू घुस जाएगा, इसके जो वेंस हैं यहाँ पे पत्ती में जो वेंस हैं, तो सरफेस से ही अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मिट्टी विट्टी जो है नीचे मिट्टी है, अब इसमें डालोगे फर्टिलाइज़र, ज़्यादा डालना पड़ता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र। तो इस लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र को रिप्लेस कर देगा नैनो यूरिया, रिप्लेस नैनो यूरिया, और लेसर अमाउंट में नैनो यूरिया लेसर अमाउंट में यूज़ होगा, ये लार्जर अमाउंट में यूज़ होगा, मिट्टी विट्टी में लार्जर। अब ये नैनो यूरिया आपने डाल दिया जो पोर्स के थ्रू जा रहा है, लेसर अमाउंट में यूज़ होगा, तो भाई कम यूज़ होगा, ठीक है, तो कम कॉस्ट लगेगी, कम डाला जाएगा, इम्पैक्ट भी कम पड़ेगा। तो देखिए कितना फ़ायदा हो गया है सब चीज़ों से। आइए आगे देखते हैं। तो बस ये हमारा लेक्चर ख़त्म होने वाला है, ये हो गया नैनो यूरिया यूज़ किया जाए एंड ऑल दैट, फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स, हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। ओके, थैंक यू।